Hello everyone, welcome back to your Super 20 Institute Pathankot. I'm your biology teacher Vanshika. So हम लोगों ने अपने जो लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दैट इज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्म्स के केसेस में. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डील किया है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ी थी इन केस ऑफ मोनोकॉट्स एज वेल एज इन केस ऑफ डायाकॉट्स. ठीक है, अब एक बार एम्ब्रियो डेवलप हो गया उसके बाद आज हम जो डील करने वाले हैं अपना टॉपिक दैट इज सीड. ठीक है, अब अगर हम सीड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि सीड बन किससे रहा है, राइट. तो सीड हमारा बेसिकली क्या है, हमारा सीड जो हमारा ओव्यूल है ना, ओव्यूल जब मैच्योर हुआ है हमारे ओव्यूल ने ही आगे जाके सीड को बनाया है. ठीक है, समझ आया आपको ओव्यूल सीड किससे बन रहा है, सीड हमारा ओव्यूल से ही बन रहा है. उसके बाद अगर हम देखें कि सीड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, तो हम एक बार वो देख लेते हैं. पहले तो हमारे पास सीड में आता है सीड कोट. ठीक है, क्या है, सीड कोट. ठीक है, उसके बाद सीड में और क्या क्या होता है, हमारे पास कॉटिलेडन्स आ जाते हैं सीड में. ठीक है, और रिजर्व फूड मटेरियल. अब जो हमारा सीड कोट है जो हमारे सीड के बाहर प्रेजेंट है वो भी आगे दो लेयर्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो हमारी एक लेयर को हम बोलते हैं टेस्टा, दैट इज आउटर लेयर. ठीक है, ये हमारे सीड की आउटर लेयर है. और जो हमारी दूसरी है वो है टेग्नम, ये हमारी इनर लेयर है. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा सीड है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है, हमारा सीड डेवलप हो रहा है ओव्यूल से, राइट. जब ओव्यूल मैच्योर होके सीड बनाता है, ठीक है, सीड में आगे हमारे पास तीन कंपोनेंट्स आ जाती हैं. सबसे पहले हमारे पास जो सीड की आउटर कवरिंग होगी दैट इज सीड कोट. ठीक है, जिसके अंदर हमारा सीड इनक्लोज होता है, राइट. तो जो हमारा सीड कोट है उसकी भी आगे दो लेयर्स होती है हमारे पास. पहली हमारे पास आती है टेस्टा और दूसरी हमारे पास आती है टेग्नम. ठीक है, टेस्टा हमारी आउटर लेयर है और टेग्नम हमारी इनर लेयर है. ठीक है, कोटिलेडन्स. ठीक है, अब हमने एंजियोस्पर्म्स में दो आगे और डिविजन्स पढ़ी हुई है, मोनोकॉट्स एंड डायाकॉट्स. तो कोटिलेडन्स यहाँ तो हमारे पास एक प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ हमारे पास कोटिलेडन दो प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी सीड में. ठीक है, उसी के बेसिस पे हमने अपने एंजियोस्पर्म के प्लांट्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज मोनोकॉट्स एंड डायाकॉट्स. देन हमारे पास आ जाता है रिजर्व फूड मटेरियल. अब एम्ब्रियो डेवलप हो गया, ठीक है, तो फिर भी उसको आगे कहीं के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए ना. जब तक हमारा सीड जर्मिनेट नहीं कर जाता तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलनी है, all that nutrition is coming from the reserve food material that is present in the seed, right. यहाँ तक आपको समझ में आया. अब हम एक बार देख लेते हैं. मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास किस तरह के दो प्लांट्स हैं, मोनोकॉट्स एंड डायाकॉट्स. ठीक है, अब मोनो मतलब सिंगल, तो इसमें एक सिंगल कॉटिलेडन ही प्रेजेंट होगा. ठीक है, और डायाकॉट्स मींस इसमें दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अब जो हमारे कॉटिलेडन्स है ना उनमें भी थोड़ा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब हमने देखना है कि जो हमारे सीड्स हैं वो हमारे पास दो आगे हमने सीड्स को रिजर्व फूड मटेरियल के बेसिस पे ना दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल. तो हम क्या लिखेंगे, सीड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज on the basis of
पहले एक बार इनकी आप टाइप्स देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जांपल, ठीक है। और दूसरे हमारे पास आते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एंडोस्पर्मिक सीड्स है ना, उनमें क्या हो रहा है, जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो सारा का सारा एंडोस्पर्म में इसमें यूटिलाइज नहीं हो जाता, कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का बचा होता है जो आगे फर्दर नरिशमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो जिन केसेस में हमारे पास सीड की फॉर्मेशन तक एंडोस्पर्म बचा होता है, उन सीड्स को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। इसकी एग्जांपल हमारे पास आएगी कैस्टर, राइस, ठीक है। और अगर हम बात करें नॉन एल्ब्यूमिनस की, तो इसके हमारे पास एग्जांपल आएगी ग्राम, पी, एटसेट्रा, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमने रिजर्व फूड मटेरियल के बेसिस पे अपने सीड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ ना कुछ कंटेंट अभी भी हमारा पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, जिसने आगे फर्दर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, कैस्टर, राइस, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के बारे में, जिसमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म ही एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल हमने क्या पढ़ी, ग्राम, पी, एटसेट्रा, जितने भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो सारे हमारे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में आते हैं, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं, अब हमें पता चल गया कि हमारा सीड क्या है, उसकी हमने क्लासिफिकेशन भी कर दी, ठीक है। अब जो हम फर्दर पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि सीड जर्मिनेट कैसे करेगा, ठीक है। सीड डेवलपमेंट, जर्मिनेशन से पहले हम लोग सीड डेवलपमेंट के पार्ट्स देख लेते हैं कि हमारे जब सीड ने डेवलप करना है तो कौन कौन से इवेंट्स होंगे। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इवेंट्स ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे इवेंट्स देखने वाले हैं सीड डेवलपमेंट के टाइम पे क्या क्या होता है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा एम्ब्रियो मैच्योर होता है, ठीक है। एम्ब्रियो मैच्योर होगा, सीड की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इवेंट्स पढ़ रहे हैं, जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सीड। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एम्ब्रियो मैच्योर हो रहा है, ठीक है, वही तो आगे जाके हमारा सीड बनाएगा। जब हमारा एम्ब्रियो मैच्योर हो गया, सीड बन गया। अब आपको पता है सीड में इंटेगुमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंटेगुमेंट्स हार्ड हो जाएंगे, ठीक है, कुछ भी उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड पे छोटा सा एक स्पेस बचेगा जहां से वाटर एब्जॉर्ब कर पाए हमारा सीड, ठीक है। ओनली स्पेस ऑन द माइक्रोपाइलर एंड
will be left in order to absorb water. ठीक है, क्या बोला मैंने अभी आपको इस पॉइंट में कि जो हमारे इंटेग्यूमेंट्स है ना वो हार्ड हो जाएंगे. ठीक है, सिर्फ छोटू सी स्पेस बचेगी हमारी माइक्रोपाइलर एंड पे जहां से हमारा वाटर एब्जॉर्ब होगा. ठीक है, अब क्या होगा, डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, अब पहले इंटेग्यूमेंट्स में हार्ड होना शुरू हो गया, डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो गई. सिर्फ कितना परसेंट पानी बचेगा, 10 to 15% ऑफ जितना सीड का मास है ना उसका 10 to 15% वाटर ही सिर्फ हमारे सीड के अंदर बचेगा. ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और क्या हो रही है यहाँ पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है. ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है इस केस में. अब सीड बन गया, इसके बाद क्या हो रहा है, सीड बन गया हमारे पास, सीड इज फॉर्म्ड एंड गेट सेपरेटेड from the plant. तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं जब हमारा सीड डेवलप हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो मैच्योर हुआ तो उसने आगे जाके क्या बनाना है, सीड. ठीक है, फिर क्या हुआ, जो सीड के हमने पार्ट्स पढ़े थे ना कि इंटेग्यूमेंट होता है, सीड कोड होता है, तो जो हमारे इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ना सीड के वो हार्ड हो जाते हैं, सिर्फ छोटी सी स्पेस बचती है उनके बीच में जो हमारे ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो वो क्या, वो किस लिए स्पेस बचती है, ताकि जो हमारा सीड है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए. अब एब्जॉर्प्शन के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए ना, अगर उनकी इंटेग्यूमेंट्स मतलब वो सरफेस ही हार्ड हो गया तो हाउ दैट सरफेस विल बी एबल टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम, है ना, कैसे कर पाएगा वो, तो उसके लिए कोई ना कोई स्पेस तो चाहिए ना जिसकी वजह से पेनिट्रेट कर पाए हमारा वाटर सीड के अंदर. ठीक है, तो इसलिए माइक्रोपाइलर एंड पे थोड़ी सी स्पेस बची होती है जहां से हमारा वाटर एंटर कर सकता है. राइट, तो अब उसके बाद क्या होगा कि डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा प्लांट. ठीक है, डिहाइड्रेट होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें सिर्फ 10 to 15% जितना हमारे सीड का मास है ना उतना ही वाटर बचेगा हमारे सीड के अंदर. ठीक है, अब क्या होगा, हमारे सीड का मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो हो जाएगा. ठीक है, पहले डिहाइड्रेशन हुई, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो गया और यहाँ पे क्या हो रहा है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जब हमारी रेस्पिरेशन हो रही है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है हमारी, एरोबिक रेस्पिरेशन. राइट, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. ठीक है, याद रखना आपने, एनारोबिक में एब्सेंट होती है और एरोबिक में प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है यहाँ पे. दूसरा क्या हो गया, अब हमारा सीड जो है वो बन गया है. अब वो बन के क्या करेगा, वो पेरेंट प्लांट से अपने आप को डिटैच कर लेगा ना, डिटैच कर लिया उसने. अब डिटैचमेंट के बाद क्या होगा, हम लोग बात करेंगे सीड वायबिलिटी की. जैसे हमने पोलन वायबिलिटी की बात करी थी ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सीड वायबिलिटी, कि कौन कौन सी फैक्टर्स और कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है कि हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट कर पाए. ठीक है, उसके लिए हमें पहले सीड वायबिलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा. ये तो बहुत इजी टॉपिक है इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस, है ना. इजी है ना ये, थोड़ा सा कल वाला नोट्स तो काफी हैवी था, इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ छोटू सा टॉपिक ही करवाया था कि तुम लोगों को समझ में आना चाहिए क्वांटिटी ओवर क्वालिटी. मैं तो यही समझती हूँ.
वाइबल रहते हैं, ठीक है। अब कुछ सीड्स होते हैं जो बहुत कम टाइम के लिए वाइबल रहते हैं, ठीक है। ये जो वाइबिलिटी है ना, ये वेरी करती है, ठीक है, फ्रॉम स्पीशीज टू, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं मतलब उनका सीड अगर तुम हजारों सालों बाद भी देख लोगे ना और उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी तो वो जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ प्लांट्स हैं उनके सीड क्या होते हैं बहुत कम टाइम के लिए वाइबल रहते हैं, मतलब कई बार क्या होता है कि अब जरूरी नहीं है कि हर सीड प्लांट का वाइबल ही हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल सीड्स ऑफ द प्लांट आर नॉट ऑलवेज वाइबल। क्या मतलब है इसका कि जरूरी नहीं है कि अगर 10 सीड निकले हैं एक प्लांट से, ठीक है, तो वो 10 के 10 ही वाइबल होंगे, दैट इज नॉट द केस, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अब कई बार क्या होता है कि क्यों अब वाइबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हमारे वाइबिलिटी में रोल प्ले करते हैं। अफेक्टिंग वाइबिलिटी, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं पहले तो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब जर्मिनेट करने के लिए कुछ हार्मोन्स की भी तो जरूरत होती होगी ना, तो अगर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, ठीक है, मतलब कि हमारा सीड जर्मिनेट करने के लिए तैयार है बट उसमें ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन हो ही नहीं रही, तो फिर वो वाइबल रहेगा नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है एम्ब्रियो पहले डेकोरेट हो जाता है, ठीक है। ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो वाइबल नहीं रह पाता, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया था ना कि जो वाइबिलिटी है वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है, राइट, कि हमारा जो सीड है उसकी वाइबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, स्पीशीज टू स्पीशीज, मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक सीड काफी टाइम तक वाइबल रहे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे सीड्स भी हैं जिनको अगर हम 1000 सालों बाद भी उठा के देखेंगे ना और उनको फेवरेबल कंडीशंस देंगे तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ल्यूपिनस आर्टिकस, ठीक है। ये एक ऐसा प्लांट है जो हमें, ऐसा सीड है जो हमें मिला और ये 10,000 साल बाद भी वाइबल था, मतलब इसमें टेंडेंसी थी जर्मिनेट करने की इवन आफ्टर द टाइम स्पैन ऑफ 10,000 ईयर्स, ठीक है। तो हमारे लिए हमने बात करी थी ना कि सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं। कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं? पहले तो हमें O2 की प्रेजेंस, ठीक है, एक टेम्परेचर, और तीसरी चीज हमारे पास क्या आएगी, O2 टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं हमारी सीड वायबिलिटी के केस में, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको अभी कि जो हमारी सीड वायबिलिटी है उसका टाइम स्पैन वेरी करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हमारे प्लांट के सारे सीड्स वायबल होंगे ही होंगे, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारी सीड की वायबिलिटी को? पहली बात तो ग्रोथ हार्मोन एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और दूसरा क्या पता कि एम्ब्रियो पहले डिस्ट्रॉय हो जाए सीड की जर्मिनेशन से पहले, तो फिर वो सीड वायबल होगा, ऑब्वियसली इट विल बी नॉट, ठीक है। तो फिर मैंने आपको एग्जांपल बताई प्लांट सीड की जो 10,000 साल बाद हमें कहीं से मिला, किसी साइट से, आर्कियोलॉजिकल साइट से। वो जो सीड था वो 10,000 साल बाद भी जब उसको फेवरेबल कंडीशंस में रखा तो वो सीड
जर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब जर्मिनेशन के लिए भी तो कुछ फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड है ना, तो कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू जर्मिनेट द सीड? सबसे पहले O2 की प्रेजेंस होना जरूरी है, टेम्परेचर जो एक फेवरेबल टेम्परेचर है सीड की जर्मिनेशन के लिए वो होना जरूरी है। तीसरी चीज जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ह्यूमिड होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बस अभी तो ये सेकेंड लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, होपफुली कल ये हम चैप्टर कंपाइल कर देंगे। लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा फ्रूट का, तो वो हम कल पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और बाय द एंड ऑफ दिस वीक मतलब हम लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करके हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको जब सीड्स के बारे में बताया था ना, मेजरली मैंने आपको दो बताए थे, एक हमारे एंडोस्पर्मिक सीड्स और एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, एक हमारे पास एक्सेप्शन भी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स। यूजुअली अगर हम नॉर्मल केस की बात करें तो क्या होता है, हमारे पास हर एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, राइट। ठीक है, किसकी बात कर रही हूं मैं, न्यूसेलस की। ठीक है, अब न्यूसेलस का काम क्या है, न्यूसेलस ने हमें न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करानी है, एन फॉर न्यूसेलस एंड एन फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यूजुअली केसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये यूटिलाइज हो जाता है पूरा, बट कुछ केसेस में ये थोड़ा सा बच जाता है। ठीक है, और उन जिन प्लांट्स के सीड्स में ये बच जाते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, तो हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे घरों में कॉमनली हम काली मिर्च यूज करते हैं ना, ठीक है, तो ब्लैक पेपर है एक तो इसकी एग्जांपल। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल क्या है इसकी, दूसरी एग्जांपल है इसकी बीटरूट। बीटरूट का किसी को साइंटिफिक नेम पता है, एनीवन इन द क्लास, कोई बताएगा मुझे बीटरूट का साइंटिफिक नेम? पता होना चाहिए, तुम लोग बायो स्टूडेंट हो, तुम्हें तो साइंटिफिक नेम टिप्स पे होने चाहिए। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो मैंने पूछा नहीं, कॉमनली मिलती है बीटरूट, बीटा वल्गैरिस। ठीक है, अब याद भी भूलना नहीं है आपने, क्या नाम है हमारे बीटरूट के साइंटिफिक नेम क्या है, बीटा वल्गैरिस। ठीक है, तो पेरिस्पर्मिक प्लांट आपको सीड समझ में आया, जहाँ पे न्यूसेलस का थोड़ा सा पार्ट रह जाता है जो आगे जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस टाइप के सीड्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक तो है हमारी काली मिर्च, दैट इज ब्लैक पेपर, दूसरी है बीटरूट। बीटरूट क्या है हमारी, बीटा वल्गैरिस। ठीक है, अब ये समझ आया। अब अगर हमने पेरिस्पर्मिक एक्सेप्शंस की बात कर ही रहे हैं तो हम एक और एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे विविपेरस प्लांट्स। विविपेरस प्लांट्स क्या होते हैं, यूजुअली क्या होता है, जो ग्रोथ होती है ना वो नीचे से स्टार्ट होता है, आई मीन टू से जो हमारी रूट्स हैं वो अर्थ के सरफेस के अंदर बनती है ना, सॉइल के अंदर बनती है। बट इस केस में क्या होता है, अगर तुम्हें मैं एग्जांपल दे दूं, मैंग्रोव ट्रीज। ठीक है, कहाँ मिलते हैं ये हमें मार्शी एरियाज में मिलते हैं ना, दलदली इलाकों में। और इनमें एक स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप की रूट्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सी, जिनको हम न्यूमैटोफोर्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। इनमें न्यूमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं ना। ये सब कुछ आप लोग 11th की मॉर्फोलॉजी में पढ़ के आए हो, प्लांट मॉर्फोलॉजी में। यहाँ पे सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए, तो मुझे पहले से बताना चाहिए कि मैम मैंग्रोव प्लांट्स, हाँ ये हमें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं, मतलब मार्शी एरियाज में मिलते हैं, दलदली इलाके जहाँ पे मार्श गैस का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है,
केस में क्या होता है, हमारी जो रूट्स होती है ना वो सॉइल के सरफेस से बाहर निकली होती है, मतलब उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, तो इस तरह के प्लांट्स जो हमारे अर्थ के सरफेस के बाहर मतलब सॉइल के सरफेस के बाहर जिनकी ग्रोथ हो रही है उनको हम बोलते हैं विविपेरस प्लांट्स। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसकी, मैंग्रोव ट्रीज। ठीक है, मैंने अभी आपको दो एक्सेप्शनल चीजें पढ़ाई है। पहली एक हमारी पेरिस्पर्मिक सीड्स, ठीक है, दूसरी मैंने आपको पढ़ाई है विविपेरस प्लांट। ठीक है, अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा अब सीड की ग्रोथ तो होगी, अब हमने उसको जर्मिनेट भी तो कराना है ना। तो जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी स्टेप्स होते हैं, मतलब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन। मैं मार्कर चेंज कर लूं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इवेंट्स ड्यूरिंग द germination of the seed। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास स्टार्ट होगा एब्जॉर्प्शन होना, क्योंकि हमने जब पढ़ा था सीड की डेवलपमेंट हो रही थी तो वहां पे डिहाइड्रेशन हो रही थी ना, कि पानी बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो गया था, तो डिहाइड्रेट हो गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O। यहाँ पे सबसे पहले पानी की एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, पानी की एब्जॉर्प्शन होगी तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म स्लो हो रखा था वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। किसकी वजह से, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारा मेजर रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, अगर हमारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा मेटाबॉलिज्म भी क्विक हो जाएगा, राइट। तो जब हमारा एक्टिवेशन हो गया एंजाइम्स का तो हमारा जो एनाएरोबिक मोड था ना रेस्पिरेशन का, वो शिफ्ट होके एरोबिक मोड में चला जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे एंजाइम्स एक्टिव ही है तो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें कोई रिजर्व फूड मटेरियल तो चाहिए होगा ना, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल को और एनर्जी प्रोवाइड कर पाए ताकि हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट कर पाए। ठीक है, तो क्या होगा, अमाइलेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, अब अमाइलेज एंजाइम हमारा क्या करता है, याद है किसी को, ये क्या करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और फिर आगे हम ग्लूकोज को कहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं, कहाँ पे यूज होता है ग्लूकोज, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, कहाँ पे यूज हो रहा है हमारा ग्लूकोज, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्विकली हो रही है। ठीक है, अब हम एक बार पहले स्टेप्स देख लेते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, हमारा एब्जॉर्प्शन हो रही है सबसे पहले पानी की, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे सीड्स की वहां पे क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रही थी, सिर्फ 10 to 15% बचा था पानी। ठीक है, तो अब हमें वाटर कंटेंट भी चाहिए ना ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम क्विक हो सके, बिकॉज जस्ट लाइक वी ह्यूमंस हमारे जो प्लांट्स के लिए भी पानी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन होगी एक बार वाटर की तो फिर क्या होगा, एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, एज वी ऑल नो कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है इट इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है इट मींस हमारा जो एंजाइम्स हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, तभी तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है एंड वी आर नॉट वर्क विद अ फुल एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब एक प्लांट में जर्मिनेट करना है इट मींस उसको फुल एफिशिएंटली वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे एक बार एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म फिर से
PS से याद रख लो और इसको RR से याद रख लो, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया कि जब हमारा सीड जर्मिनेट होने के लिए तैयार है तो उस टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं सीड बैंक की, ठीक है। सीड बैंक क्या है हमारा, जैसे हम पोलेंस को क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू स्टोर करके रखते थे ना, ताकि हम उनको फर्दर जब हमें ज़रूरत हो तो हम उनको यूज़ कर पाए, ठीक है। वैसे ही हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर कुछ सीड्स को प्रिजर्व करके रखना है तो उसके लिए हम सीड बैंक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, कौन कौन सी कुछ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे जो हमें ज़रूरत होती है ताकि हम उनको सीड्स को प्रिजर्व कर पाए, ठीक है। पहले तो हम यूजेस देख लेते हैं कि सीड बैंक होता क्या है, ठीक है। सीड बैंक्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व सीड्स, ठीक है, so that we can use them in future, ठीक है। अब ये आपको समझ आया। दूसरी चीज जो यहाँ पे हमें देखनी है वो ये है, कुछ ना कंडीशंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सीड्स की जिनकी वजह से हम लोग उसको वो कर सकते हैं। पहली बात कि डोरमेंसी, और दूसरी चीज डिहाइड्रेशन, ताकि वो डेसिकेट ना हो और उनको प्रिजर्व करके रखा जाए और फिर उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करी जाए और फिर वो हमारा सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाए, ठीक है। ये था हमारा सीड बैंक। यहाँ पे हमारा जो सीड का टॉपिक है वो खत्म होता है, ठीक है। हमने आज क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि सीड का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा सीड में पहले सबसे आउटर हमारा सीड कोट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा उसमें इंटेगुमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने रिजर्व फूड मटेरियल के बेसिस पे सीड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। हमारे एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। उसके बाद हमने जो पढ़ा नेक्स्ट, हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ सीड, कि कैसे हमारा सीड डेवलप कर रहा है। उसमें कुछ हमने सर्टेन इवेंट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी पेरिस्पर्मिक सीड्स, और फिर हमने विविपेरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ा, हमने देखा कि हमारे पास डेवलपमेंट भी हो गई है सीड्स की, अब उसने जर्मिनेट भी तो करना है। तो जर्मिनेट करने के टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, हमने उन इवेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट जो हमने छुटकू सा एक डेफिनेशन पढ़ा, दैट इज सीड बैंक। सीड बैंक क्या है, किस लिए हम यूज करते हैं, और कौन से ऐसे सीड्स हैं जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक हम आज यहीं तक करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने कल आपको लास्ट क्लास में कराने थे। तो एक बार हम आज उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर सब लोग रेडी हो, क्वेश्चंस डिस्कस करें हम लोग। मुझे ना मजा नहीं आता क्लास खत्म करने का जब तक मैं आप लोगों से एक दो क्वेश्चंस ना पूछ लूं, क्योंकि इससे मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि आप लोग घर जाके एटलीस्ट रिवाइज तो कर रहे हो ना जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वरना तो कोई फन ही नहीं है पढ़ने का। अगर मैं आप लोगों को पढ़ाते जा रही हूँ, आप सब लोग अभी वाला तो क्लास में अच्छे से समझ के जा रहे हो, बट घर जाकर कोई रिविजन हो नहीं रही, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि जब रिविजन हो, अगर आप टाइम टू टाइम रिविजन करते हो ना, तो आपका माइंड ऐसा डेवलप हो जाता है कि वो रिटेन कर पाते हैं चीज़ों को। बट अभी जैसे मैंने आपको ये
उससे क्या होता है, हमारी ब्रेन की जो रिटेन करने की पावर होती है ना वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो प्लीज सेल्फ स्टडी की आदत डालो। ठीक है, यही आपको आगे जाके काम आने वाली है, यही आपको आगे लाइफ में आगे लेके जाने वाली है। ठीक है, तो रेडी हो फिर सब लोग क्वेश्चंस के लिए? मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। करो करो क्वेश्चन रीड करो, और साथ ही मेरे खत्म होने से पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। आप लोगों का आंसर रेडी होना चाहिए। क्या बोला है मैंने आपको? मेल गेमेटोफाइट्स डेवलप फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कि हमारा जो मेल गेमेटोफाइट है वो कहाँ से डेवलप होता है, कौन से स्ट्रक्चर से? फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है आपको जनरेटिव सेल, सेकंड ऑप्शन है वेजिटेटिव सेल, देन मेगास्पोर मदर सेल एंड एट लास्ट इज नन ऑफ द अबव। कहाँ से बनता है हमारे मेल गेमेटोफाइट में? दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, दो सेल्स, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। अब मैंने आपको इजी कर दिया है। ठीक है, एक और चीज, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, स्पेशली इन केस ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होती है, वहां पे ना एक ट्रिक यूज होती है, दैट इज ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, कि आंसर तो आपको आना ही चाहिए, बट आपने अपनी कंफ्यूजन को कम करना है ना, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आनी चाहिए कि आप कैसे अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे और कैसे आपके लिए करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना इजी हो जाए। सबसे पहली बात, अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारी मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट हो रही है, हमारे पास दो सेल्स बन रहे हैं, एक वेजिटेटिव सेल बन रहा है और एक जनरेटिव सेल बन रहा है। ठीक, ये मैं यही बोला ना मैंने आपको। तो फिर अगर आप ऑप्शन देखो, आपका आंसर इन दोनों में से ही होना चाहिए ना। जो लास्ट वाली दो ऑप्शन है इनको एलिमिनेट कर दो, मतलब इन दोनों में से तो आपका आंसर है ही नहीं है, तो आपको किन दो ऑप्शंस को देखना है? पहले वाली दो, या तो आपका आंसर जनरेटिव सेल है या फिर आपका आंसर है वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा मेल गेमेटोफाइट किससे बन रहा था? याद करो 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 जल्दी। मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट, यस बिल्कुल करेक्ट, आपका आंसर है जनरेटिव सेल। ठीक है, समझ में आया? अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैलोस लेयर होती है जो हमारी, वो कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस में मैंने आपको दे रखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, नेक्स्ट है हमारा मेगास्पोर मदर सेल, एक है हमारा जनरेटिव सेल एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये याद आना चाहिए कि हमारी कैलोस लेयर कहाँ पे बनी थी, कहाँ पे पढ़ा था हमने कैलोस लेयर के बारे में, याद है किसी को? कोई
पढ़ने? यस, हमने पढ़ा था मीगास्पोर मदर सेल के केस में, एमएमसी। ठीक है, हमने फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट के केस में एक चीज पढ़ी थी। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोग अपना चैप्टर रिवाइज करके आइएगा, कल हमारा लास्ट टॉपिक है, हम होपफुली ये चैप्टर खत्म कर देंगे। साथ साथ में आप लोग अपने इंडेक्स क्वेश्चंस की तरफ भी ध्यान दीजिए, फिर हम लोग वो भी करेंगे अपना चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्कस। और उस क्लास में मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, ताकि अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है उनको सॉल्व करने में, तो हम लोग अपना एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लें, जिसमें आपका पूरा जो भी कोई डाउट आ रहा है आपको व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, तो आप लोग मुझसे डिस्कस करें और मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, पहला काम जाके अपना पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है, कल हम लोग अपना फ्रूट वाला पोर्शन कवर कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम आप लोगों ने कल तक अपना ये पूरा चैप्टर 2 दिन लगा के अपना रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व, वहाँ पे फिर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो हम लोग आपके सारे डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, तो फिर हम कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।